हेलो दोस्तों, वेटर्स नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। हालांकि इस बात को मैं पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन सबसे यदि महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसमें है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला। क्योंकि ये पहले आपकी एसएलपी थी और बाद में सिविल अपील हो गई, और इस समय जो सुनवाई हो रही है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर ही हो रही है। कोई नए तथ्य खास नहीं आएंगे। मेन उसका मकसद वही है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सही था या गलत था। तो आपको पता है कि आईबीए के डिप्टी चीफ सीईओ उन्नी कृष्णन साहब ने एक लेटर लिखा सभी बैंकों को, और उस लेटर में ये ना एक्सट्रैक्ट ऑफ द जजमेंट रिप्रोड्यूस बिलो, ये वहीं की वर्डिंग है और ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले की वर्डिंग है। आईबीए और एआईबीए के बीच में समझौता होता है, वो दस्तखत होता है 29/10/1993 को। इसमें क्लॉज डाल दिया जाता है कि क्लॉज 12, और क्लॉज 12 में कहते हैं भाई, क्लॉज 12 में जो विषय डाले जाते हैं वो है एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, अपडेटिंग एंड अदर जनरल कंडीशंस। ये क्लॉज 12 में डाल जाओ, ये आरबीआई की लाइन पर होंगी, ये इस प्रकार कहा जाता है। और 29/10/1993 को इस पर सिग्नेचर हो जाता है। साथ में एक कंडीशन डाल दी जाती है कि भाई ये जो मैंने अभी पढ़ी हैं चीज़ें सारी, जो सारे विषय पढ़े हैं, इनमें यदि कोई दिक्कत होती है, कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो 31 दिसंबर 1993 तक वो सेटलमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्कीम टू बी निगोशिएटेड एंड सेटल्ड। निगोशिएट भी करना है और सेटल्ड भी करना है। कल भैया निगोशिएट छोड़ देना है, सेटल्ड भी करना है। और यदि निगोशिएट नहीं की जाती है, सेटल नहीं की जाती है, तो ये जितने भी पॉइंट मैंने पढ़े हैं ये आपके रेगुलेशन के पार्ट नहीं होंगे। अब ये मान लिया जाए कि जब आपका रेगुलेशन बन गया, बैंकों ने अप्रूव कर दिया, भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया, तो ये सारे के सारे पॉइंट निगोशिएट भी हुए और सेटल भी हो गए, जिनमें अपडेशन शामिल था, अलग नहीं था, इन्हीं में था। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या किया, ये पेरिजल ऑफ क्लॉज 12, यानी क्लॉज 12 को जब पढ़ते हैं सेटलमेंट के को, तो इट मेक्स एविडेंटली क्लियर, इससे साफ हो जाता है दैट ओनली प्रोवाइड्स फॉर फर्दर निगोशिएशन। तो ये फर्दर निगोशिएशन की जरूरत है किस किस के संबंध में? एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, अपडेटिंग अदर जनरल, इन पर सब पर दोबारा निगोशिएशन की जरूरत है। यानी 2012 में और 15 में ये निगोशिएशन बताता है कोर्ट के, अभी की इनको निगोशिएशन की जरूरत थी, अकेले अपडेशन की नहीं थी। लेकिन उसमें सेलेक्ट किया जाता है क्या? केवल अपडेशन। एंड कैन नॉट बी रेड टू प्रोवाइड पेंशन, और इससे पेंशन अपडेशन नहीं हो जाता। इससे अकेला पेंशन अपडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं होता फिर तो, ना तो आपकी एप्लीकेबिलिटी होती है, ना क्वालिफाइंग सर्विस होती है, ना अमाउंट ऑफ पेंशन होता है। यानी आपका एग्रीमेंट, और 2012 में जब ये फैसला आया, 15 में आया, उस समय आपका रेगुलेशन आ चुका था, हम पेंशन ले रहे थे, ये सारा का सारा नल एंड वॉइड बनता है इस कोर्ट के हिसाब से। तो एक भी चीज़ इसमें वैलिड नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास 15 चीज़ें हैं, 15 में से एक को सेलेक्ट कर लो और औरों को छोड़ दो, ऐसे नहीं छोड़ सकते हो आप। तो ये जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने छोड़ा, मेरे समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं। तो इसको अब आईबीए की बात तो कर नहीं सकते, और हम 2012 में और 15 में हम यूएफयू की बात भी नहीं कर सकते, बहुत उसके विपरीत खड़े हुए थे। लेकिन एआईबीआरएफ, एआईबी पार्क और अराइज भी उसके साथ है, आजकल जो इम्प्लेड पार्टी बनी हुई है, और एआईबीआरएफ, ये सारे के सारे कहाँ थे हमारे रिटायर्ड संगठन कि इस चीज़ को क्यों नहीं पकड़ पाए कि भाई क्लॉज 12 का एक गलत इंटरप्रेटेशन, यानी सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया गया है। मतलब इसमें से जितनी भी चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आइटम्स हैं, इसमें विषय जो वर्णित किए गए हैं, उसमें पेंशन अपडेशन भी शामिल है। उसमें से अपडेशन नहीं हो सकता, बस उसको बता दिया कि वो क्या अंडर कंसिडर, क्या वास्तव में ही अंडर निगोशिएशन था अपडेशन। ये सारे पॉइंट अपडेशन के थे, ये सारे सेटल्ड हो चुके थे।
अब जब 1993 तक ख़त्म करना था दिसंबर तक, तो हमारे हिसाब सारे सब ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद ये क्या नाम है आपके स्मॉल कमेटी गया, उसने रूल्स रेगुलेशन बनाए। उसके बाद में क्या क्या बीईपी पर 1995 बना, फिर बैंक के पास अप्रूव होने के लिए गया, उसके बाद नोट। तो सारा काम होगा, हम पेंशन ले रहे हैं, इसका मतलब तो सारा कुछ हो गया था। अब ये समझ में नहीं आता कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कैसे इसको 2012 में और 2015 में अंडर निगोशिएशन माना, और इस 10 पॉइंटों में से केवल एक को माना, अपडेशन को। अब ए तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, जब एक ही लाइन में सारे रखे, एक को निकाल लेता हूं, सबको छोड़ देता हूं। तो इस पर जो निष्कर्ष निकलता है, इसका लीगल इंटरप्रिटेशन होता है। अब मैं बताता हूं क्या क्या निकलता है। पहला, सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन। कोर्ट ने सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया, जबकि जनरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था। 10 विषय दे रखे थे, 10 में से केवल एक इन्होंने अपडेशन को निकाला, और उसको निकाल करके उसको ये मान लिया ये फर्दर निगोशिएशन है और नहीं है, ये है। अब ये पता नहीं कोर्ट ने कैसे माना। दूसरी बात, कहते हैं क्लॉज 12 एक समग्र कंपोजिट प्रावधान है, केवल अपडेशन तक सीमित नहीं है। ये क्लॉज 12 है, इसमें क्या क्या शामिल है? एप्लीकेबिलिटी है, क्वालिफाइंग सर्विस है, अमाउंट ऑफ पेंशन है, पेमेंट ऑफ पेंशन है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, फैमिली पेंशन है, अपडेटिंग है, अदर जनरल कंडीशन है। एक समग्र है, अकेला अपडेशन का नहीं है। एक बात, यदि क्लॉज 12 वार्ता के अधीन था तो, अब कोर्ट बता रहा है वार्ता का अधीन था, तो उसमें शामिल सभी विषय अधूरे माने जाने चाहिए थे। क्यों नहीं माने कोर्ट ने? और अधूरे सबको मानते तो सीधी सी बात है कि कोर्ट ऑटोमेटिक रेगुलेशन 1995 को चैलेंज कर दे, जो नोटिफाइड था। लेकिन कोर्ट उसको करना नहीं चाहता, कोर्ट को तो उसमें से अपडेशन निकालना था, अपडेशन निकाल लिया था। न कि केवल अपडेशन, यानी सारे के सारे जितने भी विषय थे वो अधूरे थे, केवल अपडेशन ही नहीं था, क्योंकि उनके साथ था वो। अतः केवल अकेले अपडेशन को अलग करके देखना तार्किक असंगति दर्शाता है, यानी इन्हें लॉजिकल जो इनकंसिस्टेंसी है कोर्ट की वो दर्शाता है। आगे, बीपीआर 1995 से विरोधाभास। बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 में शामिल है योग्यता, पेंशन निर्धारण, पारिवारिक पेंशन, और भी जो सारी चीजें मैंने बताई जितनी भी हैं। अब न्याय की दृष्टि से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हुआ क्या था, और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मेन चीज यही है, कहते हैं यदि क्लॉज 12 को संपूर्ण रूप से वार्ता के अधीन माना जाता है तो उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण तार्किक रूप से कमजोर प्रतीत होता है। एक बात, तब तार्किक रूप से प्रतीत कमजोर होता है तो सीधा साधा है कि कोर्ट अपडेशन मान रहा था लेकिन मानने को तैयार नहीं था। यह व्याख्या तभी टिका हुआ है जब इसे केवल अपडेशन तक सीमित माना जाए, पर निर्णयों में ऐसा स्पष्ट भेद नहीं किया गया है। न्यायिक दृष्टि से यह चयनात्मक उपयोग सेलेक्टिव रिलायंस जैसा प्रतीत होता है, जैसे किसी चीज में से सेलेक्ट कर लिया हो और मतलब सारी चीजों को छोड़ दिया हो, वही हुआ यहाँ पर। और कोर्ट सेलेक्टिव क्या नाम है इंटरप्रिटेशन या सिलेक्शन नहीं कर सकता, रिलायंस नहीं कर सकता, जिससे अपडेशन के दावे को अस्वीकार कर दिया, जबकि अन्य समान विषयों को स्वीकार कर लिया गया। मतलब और विषयों को स्वीकार कर लिया गया और अपडेशन को सेलेक्ट करके निकाल दिया गया। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया। अब कहते हैं निष्कर्ष, बॉटम लाइन, न्यायालय का उद्देश्य संभवतः क्लॉज 12 को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना नहीं, परंतु उसकी व्याख्या अस्पष्ट, उसकी व्याख्या जो कि इन्हें अस्पष्ट, आंशिक और तार्किक रूप से असंगत प्रतीत होती है, विशेषकर क्लॉज 12 की समग्र प्रकृति और समय सीमा को देखते हुए। यानी 12 में समय सीमा भी दे रखी थी और भी विषय दे रखे थे, सबको इनको देखना चाहिए था, इन्हें एक भी नहीं देखा और तोड़ मरोड़ के हमारा फैसला दे दिया। दोस्तों, ये जो फैसला है, हमारे सारे पेंशनर्स, हमारे जो पिटिशन रिटायर्ड पेंशनर वो संगठन है या कोई भी वकील कोई इसको पढ़ेगा, जज कोई इसको पढ़ेगा, तो एकदम विरोधाभास दिखाई देता है कि ये कोई फैसला है ही नहीं, ये किसी ने पढ़ा ही नहीं। इस फैसले को हम और भी ज्यादा क्लियर करेंगे और इस फैसले को कोर्ट में लाना जरूरी है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये हुआ था
एक लिस्ट में से बार क्लॉज नंबर 12 में से, जिसकी दो प्रकार की चीज़ें थी, एक तो विषय शामिल थे और उन विषयों को 31 दिसंबर 1993 तक ख़त्म करना था और उसके बाद उसके रेगुलेशन बने, तो इसका माना जाए रेगुलेशन बन गए तो वो खत्म हो चुका था, लेकिन कोर्ट ने उसको विचाराधीन माना और विचाराधीन मानते हुए पूरी लिस्ट में से अपडेशन को निकाल कर बोला कि ये विचाराधीन है, इसलिए इसको अपडेशन नहीं माना जा सकता, तो हो नहीं सकता। ये टोटली अतार्किक है, विरोधाभासी है और ये चयनात्मक ये यदि कोर्ट करता है तो इसका मतलब आर्बिट्रेरीनेस और मेलाफाइड इंटेंशन से किया हुआ फैसला है। उस पर मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा और जब तक बनाऊंगा जब तक हमारे रिटायर एसोसिएशन इस चीज़ को अच्छी तरह समझ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, इस जजमेंट को किसी ने पढ़ा ही नहीं। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।